महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना, आपके सामने आज आपके पाठ्यक्रम में शामिल द्वितीय प्रश्न पत्र की पुस्तक 7 अंकांकी की अंकांकी संख्या चौथी, जिसका शीर्षक है विष्कन्या और इसके लेखक है गोविंद वल्लभ पंत की संक्षिप्त जानकारी एवं परिचय एवं सारांश प्राप्त करेंगे। तो इसी वीडियो को ध्यान से सुने। अन्य अंकांकियों के लिए मेरे अन्य वीडियो देखते रहें और उनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, विष्कन्या अंकांकी के लेखक गोविंद वल्लभ पंत है। पहले हम अंकांकी से परिचय करने से पहले इसके लेखक गोविंद वल्लभ पंत के जीवन से संबंधित संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्राप्त करते हैं। हिंदी के पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों में, नाटककारों में गोविंद वल्लभ पंत का जन्म सन 1898 ईस्वी में रानीखेत में हुआ था। अग्रज पंडित अंबिका दत्त पंत की प्रेरणा से गोविंद वल्लभ पंत की रुचि साहित्य में विकसित हुई। 1913 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे वाराणसी आ गए और काशी के हिंदू कॉलेज में प्रवेश ले लिया, किंतु असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने ज्ञान मंडल में भी कार्य किया। इसके बाद वे व्याकुल भारत नामक नाटक कंपनी में सम्मिलित हो गए। इस संस्था के लिए उन्होंने अनेक नाटक लिखे तथा दूसरों के नाटकों में संशोधन किया। इस दौरान उन्होंने मातृभूमि नामक नाटक लिखा, प्रेम योगी लिखा। वर्ष भर तक वहाँ काम करने के बाद वे रानीखेत आ गए और अध्यापन कार्य करने लगे। वे राधेश्याम कथावाचक के संपर्क में भी आए। उन्होंने रंगमंच का व्यावहारिक अनुभव बढ़ाया। उनके साथ वे बम्बई भी चले गए और पृथ्वी थिएटर के लिए उन्होंने अहंकार नामक नाटक भी लिखा। उन्होंने दिल्ली आकाशवाणी के संगीत नाटक विभाग में भी काम किया। काशी में प्रसाद जी के संपर्क में भी आए और 1919 में जयशंकर प्रसाद की प्रेरणा से आरती नामक काव्य संग्रह प्रकाशित किया। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी तथा एकादशी 1924 तथा संध्या प्रदीप 1931 नामक अंकांकी संग्रह प्रकाशित हुए। उन्होंने प्रतिभा, मदारी, तारिका, अनुरागिनी, एक सूत्र, अमिताभ, नूरे जहाँ, चंद्रकांत, नौजवान आदि उपन्यासों की रचना भी की। किंतु गोविंद वल्लभ पंत को नाटककार के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। उनके नाटकों का मूल तत्व संघर्ष है और वे मानवीय मनोभावों का बड़ा सूक्ष्म चित्रण अपने नाटकों में करते हैं। उनके नाटकों में घटनाक्रम बहुत सहजता से धीरे धीरे खुलता है। उनके नाटक कभी जीवन के व्यापक स्वरूप को व्यक्त करते हैं तो कभी समाज परिष्कार और कभी मनोरंजन के लिए संबोधित होते हैं। उनके नाटकों में कंजूस की खोपड़ी, बरमाला, अंतपुर का छिद्र, राजमुकुट, अंगूर की बेटी, सुहाग बिंदी, अयाती आदि प्रसिद्ध नाटक हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक तथा हास्य प्रधान नाटक लिखे। इस प्रकार गोविंद वल्लभ पंत एक प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं और नाटककार के रूप में सफल नाटककार रहे हैं। यहाँ पर हमारी पाठ्य पुस्तक 7 अंकांकी में उनकी विष्कन्या अंकांकी को संकलित किया गया है। विष्कन्या अंकांकी के जो पात्र है वो इस प्रकार है। चंद्र विजय इसका नायक है, जो विजेता राजा है, अंत में युद्ध में विजित होता है। अपराजिता इसकी नायिका है, जो विष्कन्या है, विजित पक्ष की कन्या है। जिस पक्ष को जीता जाता है उस तरफ की है ये। और पहला सेनापति, दूसरा सेनापति, ये चंद्र विजय नामक पात्र के सेनापति है, जो इस अंकांकी के नायक है। और एक सैनिक। इस प्रकार ये अंकांकी इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इस अंकांकी का
सार है या परिचय इस प्रकार है। इस एकांकी की रचना गोविंद बल्लभ पंत ने 1952 ईस्वी में की थी। यह एक ऐतिहासिक एकांकी है। इस स्थिति में कि इस एकांकी में लेखक ने विष कन्या बनाने की प्रक्रिया को आधार बनाया गया। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि शत्रुओं को बदला लेने के लिए रूपवती बालिकाओं को बचपन में ही विष दे देकर विष कन्या के रूप में तैयार किया जाता था। इन बालिकाओं को संगीत, साहित्य, राजनीति, कूटनीति आदि की शिक्षा दी जाती थी। समय की अवस्था पर ऐसी विष कन्या का उपयोग शत्रु की हत्या करने के लिए किया जाता था। अपराजिता ऐसी ही निपुण विष कन्या है। वह इस एकांकी की नायिका है। वह चंद्र विजय का हृदय जीतकर उसका सबसे बड़ा स्वप्न बन जाती है, किंतु समय रहते चंद्र विजय सावधान हो जाता है और अपराजिता की हत्या कर शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। एकांकी में लेखक ने अपराजिता के जीवन की त्रासदी का मार्मिक चित्रण किया है। उन्हें जिस कार्य के लिए तैयार किया गया वह उसे भी पूरा न कर सकी। इस एकांकी की भाषा बहुत प्रभावशाली है। ये तो था विद्यार्थियों विष कन्या एकांकी का संक्षिप्त परिचय। अब हम इसकी कहानी या कथानक जो अपन कहते हैं कथा वस्तु, उसका सारांश सुनते हैं कि विष कन्या एकांकी का सारांश क्या है। वो इस प्रकार है। महाराज चंद्रविजय शत्रु पक्ष के दुर्ग को विजित कर लेते हैं। उनके सेनापति सुरक्षा के उद्देश्य से दुर्ग के चप्पे चप्पे को छानते हैं। तब वे दुर्ग के स्थापत्य को देखकर दंग रह जाते हैं, मानो दुर्ग को स्वयं विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया हो। दुर्ग में अनेक सुरंगें तथा अनेक गुप्त रास्ते हैं, कहीं कोई शत्रु छुपकर न बैठा हो। इस उद्देश्य से दुर्ग की भली प्रकार से तलाशी ली जाती है। तभी एक सेनापति को कहीं से किसी की सांस चलने का आभास होता है। वह उसे सुनने का प्रयास करता है, परंतु ज्ञात नहीं हो पाता है, पता नहीं चलता है। परंतु इतना निश्चित अवश्य हो जाता है कि कोई न कोई यहाँ है अवश्य। तभी वहाँ महाराज चंद्रविजय आ जाते हैं। सेनापतियों को अंतःपुर में एक कक्ष मिलता है जो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। सेनापति इस कक्ष को महाराज चंद्रविजय के विश्राम के लिए उपयुक्त मानते हैं। महाराज चंद्रविजय उस कक्ष में विश्राम करने चले जाते हैं और सेनापति वहाँ से लौट आते हैं। महाराज चंद्रविजय शैया पर लेटे ही थे कि उन्हें भी किसी के सांस लेने का आभास होता है। तब वे उठकर कहते हैं कि यहाँ जो भी हो अति शीघ्र उनके सामने प्रस्तुत हो जाएं। आखिर एक रमणी उनके समक्ष उपस्थित होती है, जिसे देखकर महाराज चंद्रविजय ठगे से रह जाते हैं। वह महाराज चंद्रविजय से कहती है कि वह उनका परिचय पा चुकी है। अपने बारे में बताते हुए वह कहती है कि वह राजकन्या है और उसका नाम अपराजिता है। महाराज चंद्रविजय कहते हैं कि उनके माता पिता अर्थात पराजित महाराज अपने परिवार के साथ कहाँ हैं। तब अपराजिता कहती है कि जब पिताजी को यह विश्वास हो गया कि अब इस दुर्ग को बचाए रख पाना संभव नहीं है, तब उन्होंने सपरिवार दुर्ग से निकल जाने की योजना बनाई। अंत में वे प्राचीर के सहारे रस्सी से एक एक करके नीचे उतर गए, परंतु प्राणों के मोहवश वे नीचे उतरने का साहस न कर सकी। अंत में जब उसने नीचे उतरने का साहस जुटाया, तभी अचानक दास दासियों के बोझ के कारण वह रस्सी भी टूट गई और वह यही दुर्ग में अकेली रह गई। इस तरह की मनगढ़ंत घटना अपराजिता ने चंद्रविजय को बताई। आगे क्या होता है विद्यार्थियों? तब महाराज चंद्रविजय कहते हैं कि अपराजिता, तुमने ठीक ही किया। यदि तुम रस्सी से उतरते समय गिर जाती और अपंग हो जाती तो अपंगता के भार को लेकर जीवन भर स्वयं को कोसती रहती। इसलिए तुमने न उतरकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। वैसे भी मृत्यु हमेशा मांगने से प्राप्त नहीं होती है। जब अपराजिता अपने परिजनों को याद करके रोने लगती है, तब महाराज चंद्रविजय उसे समझाते हुए कहते हैं कि एक दिन तुम्हारा विवाह हो जाता है, तब भी तो तुम्हें माता पिता को छोड़कर जाना ही पड़ता। तब महाराज अपराजिता के रूप लावण्य की अति प्रशंसा करते हैं
और उसे अपनी अर्धांगिनी बनाने की बात कहते हैं। तभी एक सैनिक दीपक लेकर वहाँ आ जाता है और महाराज उसे लेकर उसके प्रकाश में अपराजिता के रूप सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। अपराजिता नामक विषकन्या महाराज चंद्रविजय को यह भी बताती है कि वह अपने पिता की एकमात्र कन्या व उनके राज्य की एकमात्र अधिकारिणी है। तब महाराज चंद्रविजय कहते हैं कि चलो अच्छा ही रहा, इससे तुम्हारे पिता का राज्य तुम्हारे ही अधिकार में रह गया और मेरा लक्ष्य भी पूरा हो गया। वे ये भी कहते हैं कि मुझे ज्ञात न था कि मुझे इन वज्रकूटों में तुम्हारे रूप में इतना कोमल पुष्प प्राप्त हो जाएगा। तब महाराज चंद्रविजय अपनी खड्ग से अपने अंगूठे को चीर कर अपराजिता की मांग भरने की बात कहते हैं। तब यह सुनकर अपराजिता चिंतित होने लग जाती है। आखिर में अपराजिता एक सिंदूर की डिबिया लेकर आती है। तभी सेनापति का आगमन होता है तथा महाराज चंद्रविजय और अपराजिता का मधुर मिलन रुक जाता है। सेनापति महाराज चंद्रविजय को बाहर से ही बताता है कि एक सैनिक ने उसे चौकन्ना कर दिया। बड़ी विचित्र घटना घटी है। दूर जंगल में थोड़ा सा प्रकाश हुआ और वह बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया। यही नहीं, वह प्रकाश निरंतर हमारे दुर्ग की ओर ही आ रहा है। तब महाराज चंद्रविजय सेनापति की बुद्धि पर तरस खाकर उसे जाने को कह देते हैं। तब सेनापति महाराज को निश्चिंत विश्राम करने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर से महाराज अपराजिता के साथ मधुर मिलन करने ही वाले थे कि अचानक वहाँ प्रहरी भोजन तैयार हो जाने का समाचार लेकर आ जाता है। चंद्रविजय वहाँ से अपराजिता के साथ अन्यत्र गुप्त कक्ष में चले जाते हैं। सेनापति जब महाराज को कोई सूचना देने के उद्देश्य से आता है तो मणि मुकुट देखकर दंग रह जाता है और उसे विश्वास हो जाता है कि महाराज के साथ कोई रमणी अवश्य है। उधर महाराज चंद्रविजय प्रहरी को सावधान कर देते हैं कि वह किसी को कक्ष की ओर न आने दे। सेनापति महाराज को आकर बताता है कि जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उन्होंने उस ओर अनेक संकेत किए परंतु उधर से कोई प्रतिक्रिया न हुई। महाराज कहते हैं कि हो सकता है कि नदी के पास हमारी जो सेना रह गई है वही आ रही हो, परंतु सेनापति उनसे सहमत नहीं है। महाराज चंद्रविजय सेनापति को प्रताड़ित करके लौटा देते हैं। तभी अचानक दुर्ग में सन्निपात भेरी बजने लग जाती है। यह वह आवाज़ थी जो किसी विपदा की सूचक थी। अतः दुर्ग में विजित पक्ष के सभी सैनिक, सेनापति, नौकर चाकर वन्य सभी लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। उस समय शत्रु का आक्रमण उस दुर्ग पर हो गया था, लेकिन सन्निपात भेरी को सुनकर भी महाराज चंद्रविजय वहाँ पर नहीं आते। तब सेनापति स्वयं महाराज चंद्रविजय के कक्ष में बिना उनकी अनुमति के प्रवेश कर जाता है और बताता है कि शत्रु ने दुर्ग पर आक्रमण कर दिया है। सैया पर लेटी रुक्मणी को देखकर भावाती रेख के कारण सेनापति महाराज चंद्रविजय से कहता है कि जिस समय देश संकट में हो उस समय आपकी यह काम क्रीड़ा। सेनापति यह जानना चाहता है कि सन्निपात भेरी के बच जाने पर भी वहाँ महाराज स्वयं क्यों उपस्थित नहीं हुए। तब महाराज चंद्रविजय कहते हैं कि यह नियम उन्होंने बनाया है और वह उसके पालन में से स्वतंत्र है। तब सेनापति कहता है कि हम सब मनुष्यता के नौकर हैं और ऐसे समय में आप इंद्रिय सुख के दास बनकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं और सेवकों के नरमुंडों पर अपनी पशु कामना का खेल खेल रहे हैं। धिक्कार है उनके इस कुकृत्य पर। सेनापति वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। चंद्रविजय अपराजिता से कहते हैं कि ये लोग हमारे मधुर मिलन के शत्रु हो गए हैं, किंतु घृणा से ये लोग उसके मुख पर थूक कर चले गए। वह इस अपमान को कैसे भुला पाएंगे। तभी उनके मन से आवाज़ आती है कि न तो वह कामी है और न ही कापुरुष। वह समय आने पर अपनी प्रिय वस्तु का परित्याग भी कर सकता है। चंद्रविजय अपराजिता से कहते हैं कि तुम वीरांगना हो और तुम्हें इस प्रकार से मेरे मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहिए, अपितु मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। चंद्रविजय एक बार फिर से अपराजिता के रूप सौंदर्य को निहारते हैं और उसके पेट में छुरा भोंक देते हैं। वे कहते हैं कि अपराजिता मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, तुम चाहो तो मेरा मस्तक अपनी छुरी से उड़ा दो। तभी अपराजिता की कंचुकी से एक ताड़पत्र भूमि पर गिरता है जिस पर लिखा है, योजना सफल हो गई, मैंने चंद्रविजय को अपने जाल में फंसा लिया। 1-2 घंटे में मैं उसे समाप्त कर ही डालूंगी। दुर्ग के गुप्त द्वार पर 3 बार विषाण बजाना, मैं उसे खोल दूंगी। तुम्हारी विषकन्या
उसे पढ़कर महाराज चंद्र विजय सोचते हैं कि इतनी सुंदर, इतनी मोहमयी, अब भी इसके विष भरे अधर उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। यहीं आकर प्रस्तुत एकांकी समाप्त हो जाती है। तो विद्यार्थियों, ये था विषकन्या एकांकी का सारांश जो आपने सुना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।